हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 3 जीएसटी चैप्टर नंबर 2 के बीच में सर चल रही थी। हम शेड्यूल 1 पे थे। हमने शेड्यूल 1 के 2 पैरा को पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में जो चला वो आप रिवाइज करना। अभी हम शेड्यूल फर्स्ट के पैरा नंबर 3 से पढ़ाएंगे और पूरा जब सप्लाई चैप्टर हमारा हो जाएगा उसके बाद हम पूरे चैप्टर की रिवीजन दे देंगे आपको। डेली डेली प्रीवियस रिवीजन करवाने में वैसे टाइम बढ़ता है, बाकी आप लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली उसको देख सकते हो। व्यूज का कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है नहीं। सेकेंड थिंग सर, हाँ सर, यहाँ पे शेड्यूल 1 क्या था इतना तो याद दिला दो। देखो शेड्यूल 1 आपका हुआ करता था। शेड्यूल 1 आपका किस लिए था कि वैसे ट्रांजेक्शन जो उसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको सप्लाई माना जा रहा है। शेड्यूल 1 मीन्स वो ट्रांजेक्शन जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। चेक इट। विदाउट कंसिडरेशन जो ट्रांजेक्शन है, विदाउट कंसिडरेशन जो ट्रांजेक्शन है फिर भी उसको सप्लाई माना जा रहा है। सर सप्लाई क्यों मानते हैं? सप्लाई जीएसटी में सब कुछ सप्लाई पे डिपेंड करता है, इसलिए हम चेक करते हैं कि इसको इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सप्लाई कहते हैं या नहीं कहते हैं। और सर सप्लाई के लिए मेनली बात होती है गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए, उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये तीन बेसिक कंडीशन होती है सप्लाई के लिए। तो सर गुड्स और सर्विस भी है, बिजनेस के लिए भी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी ये चार कंडीशंस आती हैं जिसमें क्या माना जाता है कि सर ये चीज सप्लाई है। अब सर इसमें हमने परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट को पढ़ लिया था। हमने सर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्संस के ट्रांजैक्शन को पढ़ लिया था। अब हम सर एजेंट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अब हम सर कुछ एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। आइए सर, आइए थर्ड पॉइंट अपने बुक में ओपन कीजिए जहां पे लिखा है प्रिंसिपल और एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1 ऑफ गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज सिर्फ गुड्स के केस में लगेगी। ओनली फॉर गुड्स बॉस, ओनली फॉर गुड्स, ओनली फॉर गुड्स। प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता ओनली फॉर गुड्स। अब सर एजेंट मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। एजेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब थोड़ा सा यहां पे समझो पहले, एक बार इधर आओ। प्रिंसिपल, एक सेकंड, बता रहे हैं, गुस्सा मत करना कि सर कितनी बार मिटा रहे हो। प्रिंसिपल। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। यहां पे ये एक आदमी आता है। सर ये एक आदमी आता है, कहता है ना कि इसको इसको क्या लैंड परचेज करनी है, ठीक। लैंड परचेज करनी है तो ये जाता है एक बिल्डर के पास और लैंड मत लिखो, फ्लैट लिख लो। तो फ्लैट, फ्लैट लेना है तो ये जाता है बिल्डर के पास और यहाँ क्या कर लेता है, बाई कर लेता है। तो ये भी प्रिंसिपल है। इस ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है बीच में। लेकिन अगर इसने इसी ट्रांजेक्शन को करने के लिए किसी एजेंट को पकड़ा और एजेंट ले गया 5-7 बिल्डर्स के पास और जो फ्लैट पसंद आया वाला फ्लैट दिलाया, तो यहाँ पे एक एजेंट आ जाता है। हाँ सर, इसका मतलब एजेंट इसके लिए भी काम कर सकता है और एजेंट इसके लिए भी काम कर सकता है। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बोला कि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जहां पे कोई मिडिल मैन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब एजेंट होगा तो वहां पे वो बीच में मिडिल मैन आएगा। और एजेंट कितने टाइप का हो सकता है अभी हम समझा रहे हैं। आओ देखो सर, एजेंट का ये मतलब नहीं जो सिर्फ सेल्स फैसिलिटेट करा रहा हो। आप लोग तो जनरल मीनिंग एजेंट मतलब समझते हो ना, जो कुछ सामान बिकवा रहा हो, बेच रहा हो, बिकवा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। बट एजेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो कुछ सामान बेच या बिकवा रहा हो। सर अज्यूम करिए इधर, हाँ, कि सर यहाँ पे डी मार्ट है। डी मार्ट ओपन हुआ मुंबई में, ठीक। अब डी मार्ट चूंकि इतना बड़ा ओपन हुआ है तो इसके अंदर कॉस्मेटिक्स भी रखी जाती हैं, इसमें ग्रोसरी के आइटम भी रखे जाते हैं, फुटवेयर भी रखे हुए हैं, क्लोथिंग भी रखी हुई है, इसमें अंडरगारमेंट भी रखे हुए हैं, इसके अंदर कुछ स्टेशनरी आइटम भी रखा हुआ है, इसके अंदर आपका डेकोरेशन वाले आइटम भी रखे हुए हैं। इस तरीके से बहुत से आइटम रखे हुए हैं। अब डी मार्ट तो सारी चीजें मतलब जो ओनर है या जो मैनेजर वो मैनेज कर नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रोसरी के लिए एक एजेंट रखा है कि भाई तुम क्या करना, डी मार्ट के नाम पे चीजें बाई करना। यू आर अ बाइंग एजेंट, जो क्या करेगा, दाल चावल आटा पल्सेस राइस ग्रेन्स जो भी चीजें हैं, जितने भी ऑयल, जितने भी प्रोक्यूरमेंट होते हैं ना, प्रोक्यूरमेंट मतलब परचेजिंग करेगा। किस लिए, डी डी मार्ट था ना, हाँ, डी मार्ट के अंदर रखने के लिए सामान खरीदेगा। ग्रोसरी के सारे आइटम
कोई भी चीज स्टॉक लॉस ना कर जाए, इसका ध्यान कौन रखेगा? ये वाला एजेंट रखेगा। और क्या करेगा? डी मार्ट के बिहाफ पे लोगों से परचेज करेगा, जाएगा किसान के घर खटखटाएगा, किसान उठो चावल दो, किसके लिए? डी मार्ट के लिए, उसको खुद यूज नहीं करना है। दाल दो, किसके लिए? डी मार्ट के लिए। ब्रेड्स दो, किसके लिए? डी मार्ट के लिए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? ये बाई कर रहा है, अपने लिए कर रहा है नहीं, डी मार्ट के लिए, मतलब एजेंट की तरह काम कर रहा है सर। तो ये होता है बाइंग एजेंट। ठीक ठीक है। इसी तरीके से सर सेलिंग एजेंट भी होते हैं, इसी तरीके से सेलिंग एजेंट भी होते हैं। सर सेलिंग एजेंट बोले तो अज्यूम करो, एक ब्रांड लेते हैं नायका। ठीक है, नायका जो ब्रांड है ये अपने कॉस्ट, ये मुंबई में है, ठीक, मुंबई में वर्क करता है। और अब ये सोच रहा है ना कि बिहार के अंदर अपना अप्रोक्सीमेटली हमको 20 लाख का टर्नओवर करना है, लेकिन बिहार में इसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि किस तरीके से कस्टमर सिक्योर करें। नायका ब्रांड को पता ही नहीं है कि बिहार में कैसे कस्टमर सिक्योर करें। बीच में इसको एक आदमी मिलता है, एजेंट है दिल्ली का। दिल्ली के एजेंट का बिहार में ऑलरेडी बहुत तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। वो कहता है भाई साहब आप मुझे जो आइटम्स दो, आप मुझे प्रोडक्ट दो, हम बिहार में इसको सेल करवा देंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये आदमी नायका के बिहाफ पे उसका माल बेचने का काम कर रहा है, दैट इज सेलिंग एजेंट। जो जो आपके बिहाफ पे कुछ परचेज करके आपको देता है, दैट इज बाइंग एजेंट। और जो आपके बिहाफ पे आपसे लेके कुछ सेल करता है, दैट इज सेलिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बाइंग एजेंट और सेलिंग एजेंट होते हैं। सर तब तो हम समझ गए बाइंग एजेंट और सेलिंग एजेंट, हम समझ गए सर, ये पूरा क्लॉज हमको आ गया। अभी ये क्लॉज आपको बिल्कुल भी नहीं आया है, सुन लो, ये क्लॉज आपको बिल्कुल भी नहीं आया है अभी तक, बिकॉज अभी आप समझे प्रिंसिपल क्या होता है, अभी आप समझे एजेंट क्या होता है। और ये समझे कि ये वाला क्लॉज प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता ओनली फॉर गुड्स के केस में लगेगा। लेकिन सर आपके इस क्लॉज के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन सा एजेंट, यहां पे आपको जीएसटी ने क्या बताया है, कौन सा एजेंट। अभी आपने ये जो बाइंग एजेंट और सेलिंग एजेंट समझा ना, ये जनरल मीनिंग ऑफ एजेंट समझा। अब आपको समझना है ओके, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट, बोलो मेरे साथ, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट। अब आपको यहां समझना है शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट मतलब जीएसटी वाला एजेंट कौन है। ये तो आपने देखो बाइंग एजेंट पढ़ो, नॉर्मल एजेंट की डेफिनेशन है ये नॉर्मल एजेंट की डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल without consideration whether the agent undertake to receive such goods on behalf of principal considered as supply, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल, जहां पे सप्लाई कर रहा है गुड्स की, और यहां पे क्या कर रहा है, सॉरी, यहां पे एजेंट रिसीव कर रहा है गुड्स, और यहां पे एजेंट क्या कर रहा है, सप्लाई करता है गुड्स को। तो बाइंग और सेलिंग एजेंट के बीच का डिफरेंस तो आपने समझ लिया। अब सर जीएसटी वाला एजेंट का क्या मतलब, अभी मैं आगे आपको इस लाइन से रिलेटेड और भी चीजें समझा रहा हूं, अभी 2 मिनट रुकना। सर अब एक बात समझिए, सर अब एक बात समझिए, इधर आ जाओ फिर से, इसी डायग्राम में आओ। सर इसी डायग्राम में आते हैं फिर से। सर एक केस ऐसा नहीं हो सकता है, जरा एक बार बात समझ लेना बच्चे, कि सर यहाँ पे ना मानते हैं इसने एक चाय ली, ठीक है, चाय ली, इस चाय इसने ली 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की चाय ली, और चाय के बैग से यहाँ पे आ गए इसके पास, देखो बोरी भर के चाय आ गई है। अब क्या होता है, कलर चेंज कर ले, अब क्या होता है, ये जो चाय है, टी है, इसको ये भाई साहब तो यहाँ भेज दिए डी मार्ट के अंदर। क्या हो रहा है, यहाँ पे डी मार्ट के अंदर ये चाय आ गई, ठीक। अब क्या इन्होंने यहाँ पे ये गुड्स जो है विदाउट कंसिडरेशन नहीं भेजा, बिना पैसा लिए यहां से चाय ली और यहाँ पे चाय भिजवा दी, और डी मार्ट को बोला डी मार्ट इसको पेमेंट कर दो। तो ये जो गुड्स का आदान प्रदान, गुड्स जो भेज रहा है विदाउट कंसिडरेशन भेज रहा है ना, जनरली ये विदाउट कंसिडरेशन ही होते हैं। अगर आप किसी को एजेंट नियुक्त करते हो, अपॉइंट करते हो, कोई आपका एजेंट होता है, तो आप एजेंट को माल, मान लो सेलिंग एजेंट है यार, आओ ना यहाँ पे आओ, और फिर से समझो आप लोग सीधा सीधा। अब ये नायका है, नायका इसको जो प्रोडक्ट भेजेगा ना, ये मान लो 2 लाख यूनिट्स आप इसने काजल के भेजे, ठीक है, 2 लाख यूनिट्स जो भेजेगा वो अपने एजेंट को भेजेगा, सप्लाई ऐसे ही कर देगा, ले जाओ एजेंट आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये वाला एजेंट बिहार में आके ले जाके बेच देगा। फिर जब बिहार से पैसा आएगा तो बिहार वाला आदमी डायरेक्ट नायका को पैसा दे रहा है,
तो ये सिस्टम में क्या होता है कि जो एजेंट टू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल टू एजेंट जनरली विदाउट कंसिडरेशन गुड्स का मूवमेंट होता है, जनरली विदाउट कंसिडरेशन गुड्स का मूवमेंट होता है, क्योंकि अगर कंसिडरेशन आ गया तो सेल परचेज हो गया ना बेटा, तो ऑटोमेटिक जीएसटी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन की बात की जा रही है। ओके सर, अभी इसमें और भी खेल है, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल लेवल पे भी अटका देती है बात। अब देखो यहां पे एक बात और अच्छे समझना, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड हियर। सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ नहीं खेलना है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। अभी तक तुमने क्या समझा, प्रिंसिपल तुम्हें पहले से पता था क्या होता है, एजेंट भी क्या होते हैं, बाइंग एजेंट, सेलिंग एजेंट हो सकते हैं, और ये चीज केवल गुड्स के ऊपर लगती है। अभी तक आप नहीं समझे ये चीज है क्या, अभी तक आप नहीं समझे हो कि ये चीज है क्या, अभी तक आप बस इतना समझ रहे हो कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, अभी तक आपको नहीं पता कि ये चीज क्या है। ठीक, अब दूसरी चीज, thus supply of service between the principal and agent vice versa would therefore require to consideration to be considered as supply and thus to be liable for GST। मतलब अगर सर्विस के मामले में कहीं एजेंट है, सर्विस के मामले में कहीं एजेंट है तो वहां कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन गुड्स के मामले में अगर कहीं एजेंट है और वहां कंसिडरेशन नहीं है तो इस शेड्यूल 1 पैरा 3 को खोल के देखेंगे। ठीक, अब देखो सर ये कह क्या रहा है, शेड्यूल 1 पैरा 3 क्या कह रहा है, चलो सर इस चीज को देखते हैं। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो लायबल टू सप्लाई। यही मेन बात शेड्यूल 1 पैरा 3 आपसे कहता है, यही मेन लाइन है। अभी तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था इतनी दूर में, एजेंट क्या होते हैं, बाइंग एजेंट, सेलिंग एजेंट, लेकिन जो शेड्यूल 1 पैरा 3 आपसे कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन भी अगर है तो उसको सप्लाई कहा जाएगा। लेकिन उसका मेन पॉइंट ये लिखा है मैंने यहाँ पे, क्रक्स, शॉर्ट, बहुत शॉर्ट पॉइंट में लिखा है। वीडियो सब्सक्राइब कर देना, चैनल मतलब सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर लीजिएगा। बात समझो, बात समझो। देखो, अगर कोई एजेंट है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एजेंट होना चाहिए, एजेंट गुड्स का होना चाहिए, पहली बात, सर्विसेज का नहीं, साथ ही साथ इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट होना चाहिए। मतलब शेड्यूल 1 का पैरा 3 वाला एजेंट है तो एजेंट अपने नाम की इनवॉइस देगा। इसका क्या मतलब, आओ डिटेल में समझा दे रहे हैं, जल्दी से आओ सभी लोग, जल्दी से आओ सभी लोग। देखो, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक, आज ना हम गर्ल्स की पसंद का वो लेते हैं कलर, पिंक। ये देखो, ये एक एजेंट है, प्रिंसिपल है, ठीक। अब प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल माल बेचता है, प्रिंसिपल माल भेज रहा है यहां पे एजेंट को, प्रिंसिपल माल भेज रहा है एजेंट को और एजेंट आगे माल भेज रहा है कंज्यूमर को। ठीक, ये यहां से देखो गुड्स चलता गया और फिर ये गुड्स चलते 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 इस कंज्यूमर के पास आ गया, इस वाले आदमी के पास आ गया। ठीक है, अब सर गुड्स जाएगा तो उसकी इनवॉइस भी तो बनेगी। यहाँ पे भाई साहब प्रिंसिपल ने इनवॉइस बनाई प्रिंसिपल लिमिटेड के नाम की, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे इनवॉइस बना के दे रहा है, INV, प्रिंसिपल यहाँ पे इनवॉइस बना के दे रहा है और यही वाली इनवॉइस घूम के चल जा रही है कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर के यहां से पैसा ऐसे और यहां से पैसा ऐसे जा रहा है। एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, उस चीज को देखो, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अब आप उस चीज को देखिए। एक सर दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि ये जो माल आया ना, ये माल पहले यहां आया, अब भाई साहब इन्होंने अपना इनवॉइस बनाया, एजेंट ने इनवॉइस बनाया, किसने बनाया, एजेंट ने इनवॉइस बनाया, और एजेंट कंज्यूमर को इनवॉइस दिया है। अब कंज्यूमर से पैसा आया एजेंट के पास, एजेंट से चला गया पैसा प्रिंसिपल के पास। दोनों रास्ता समझ में आया कि नहीं आया, दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया। एक में यहां पे ये नंबर 2 पॉइंट है और ये रहा नंबर 1 पॉइंट, ठीक। एक पॉइंट में इनवॉइस प्रिंसिपल दे रहा है, दूसरे पॉइंट में इनवॉइस जो है एजेंट दे रहा है कंज्यूमर को। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है, यहां पे भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो गुड्स गया है वो विदाउट कंसिडरेशन। जब गुड्स, ये देखो ये वाला जब गुड्स गया था ना, तो भैया एजेंट ने पैसा प्रिंसिपल को नहीं दिया था। दोनों ही केस में जब प्रिंसिपल से एजेंट को गुड्स जा रहा है, जब प्रिंसिपल से एजेंट को गुड्स जा रहा है तो पैसा नहीं लग रहा है। दोनों ही केस में देखो, जब प्रिंसिपल से एजेंट को गुड्स जा रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, तब कोई कंसिडरेशन नहीं जा रहा है। कंसिडरेशन कब जा रहा है सर, कंसिडरेशन जा रहा है जब ये भाई साहब एजेंट जो है
आगे माल दिया कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने पेमेंट किया अपने इस एजेंट को और एजेंट उसके बाद प्रिंसिपल को पेमेंट कर रहा है, उस केस में केवल केवल पैसा जा रहा है। बट फर्क क्या है, एक बार प्रिंसिपल अपने नाम की इनवॉइस देता है जो कंज्यूमर पे पहुंचती है, और दूसरे केस में, ये केस नंबर 2 के अंदर इनवॉइस किसके नाम पे गई है सर? इनवॉइस गई है एजेंट के नाम की। तो सर बात आई ना, शेड्यूल 3 पता है किसको पकड़ रहा है? शेड्यूल 3 कहता, सॉरी शेड्यूल 1 पैरा 3, शेड्यूल 1 पैरा 3 इस वाले एजेंट को पकड़ता है जो एजेंट अपनी ओन इनवॉइस दे रहा है। लास्ट बार सुन लो, केस दोनों सेम था, दोनों में प्रिंसिपल और एजेंट, जब प्रिंसिपल से एजेंट के पास गुड्स जाता है तो कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, कंसिडरेशन तो बाद में आ रहा है दोनों ही केसेस में, लेकिन केस नंबर 1 में प्रिंसिपल अपनी इनवॉइस दे रहा है, उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उस केस को कवर करते हैं जहां पे एजेंट ने अपनी इनवॉइस दी है। ये दोनों प्रैक्टिकल बिजनेस के केसेस में आप जानते हो कि कैसा जनरली होता है। तो ये वाला जो शेड्यूल है कहां लगेगा? शेड्यूल 1 पैरा 3 कहां लगेगा? पहली बात तो एजेंट होना चाहिए, दूसरी चीज गुड्स का होना चाहिए, तीसरी चीज इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट, इनवॉइस एजेंट अपने नाम की दिया हो। इनवॉइस किसके नाम का है? एजेंट का नाम का है, तब यहां आना, वरना यहां मत आना। इतना शॉर्ट में लिखवाया है, पूरी बात को हिंदी में भी लिखवा दिया एक्सप्लेन करके। ये दिमाग से ही हटा दो कि सर्विस के ऊपर लग सकता है, दूसरा एजेंट के नाम की इनवॉइस है तभी देखो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। थर्ड चीज जो कंफ्यूजन आता है, सर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजता है विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, जनरली देखो मैंने जो केस बताया, जब सामान बेचना होता है ना, अच्छा भैया आपको हम माल भेज दे रहे हैं, बिल्कुल बिजनेसमैन की लैंग्वेज सुनो, भैया हम आपको माल भेज दे रहे हैं, आगे बिक जाएगा तो पैसा दे देना, भैया हम माल भेज दे रहे हैं, आगे बिक जाएगा तो पैसा दे देना, ऐसी लैंग्वेज होती है। तो बस यहां से प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में तो माल फ्री में गया ना, विदाउट कंसिडरेशन। अब इनवॉइस के ऊपर खेल है, अगर प्रिंसिपल के नेम की इनवॉइस है तो कोई बात नहीं, टाटा। अगर एजेंट ने अपने नाम की इनवॉइस दे दी, ओन नेम की इनवॉइस दे दी, तब ये वाला पैरा लगता है और उसको सप्लाई माना जाता है। किसको सप्लाई माना जाता है बताओ? ये जो फ्री में माल गया था ना, इस फ्री में गए हुए माल को सप्लाई मान लिया जाता है, जीएसटी कैलकुलेट होता है। ये भी क्यों हुआ बता देते हैं हम, क्यों हुआ बता देना। देखो यार कंफ्यूज मत हो जाना, आप ही लोग बाद में कहोगे कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो, फिर आप लोग ये कह दोगे सर बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो, तो फिर आप लोग नालायक हो, रिव्यू गलत दे दोगे हमारा। देखो जब ये प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस जाएगी, तो मान लो ये कोई गुड्स है, इस गुड्स के ऊपर जो इनवॉइस गई है, कोई भी गुड्स है, उसके ऊपर प्रिंसिपल ने 200 रुपए का इनपुट टैक्स लिया हुआ है, और जब ये कंज्यूमर के पास पहुंची और यहाँ पे 300 रुपए का टैक्स पेबल आ रहा है, तो 200 रुपए का इनपुट टैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे केवल 100 रुपए पेबल आएगा। लेकिन अगर इनवॉइस ये भाई साहब दे रहे हैं, तो इस भाई साहब को अगर एजेंट ने अपने नाम की इनवॉइस दी, तो सर एजेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा ना, एजेंट के पास तो क्रेडिट है ही नहीं, तो इसलिए इसको सप्लाई बोला गया। और ये जो क्रेडिट प्रिंसिपल के पास इस गुड्स का पड़ा था, वो एजेंट के हाथ में शिफ्ट किया गया, जिससे क्रेडिट की चेन बनी रहे, और बाद में जब जब भाई साहब ये भुगतान हो, तो 100 का 100 ही देना पड़े जेब से, कैश लेजर से। चाहे प्रिंसिपल देता 100, अब एजेंट देगा 100। क्यों? क्योंकि इस गुड्स का क्रेडिट इसके पास ट्रांसफर करा दिया गया शेड्यूल 3 में लाके। क्योंकि अगर हम इसको सप्लाई नहीं कहेंगे, सप्लाई नहीं कहेंगे तो जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा, तो क्रेडिट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। चैप्टर नंबर जब आप पढ़ोगे ना आईटीसी वाला 6, तो ये बातें और ज्यादा क्लियर आएंगी, वापस आके देख लेना। मैंने अभी आपको बताया रूल क्या है, और थोड़ा सा आगे बढ़ के बता दिया ये रूल क्यों है। आप में से बहुत से बच्चे केवल एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिनको नहीं मतलब है रूल क्यों है, तो इग्नोर कर दे वो बात को, क्योंकि हाई लेवल की बातें जिनको समझना है वो समझ लो। चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे ना, और मैंने तो इस बुक के लास्ट में देखो क्या लिखा है, आओ नालायक लोग थोड़ा सा आगे आओ, देखो रिवाइज दिस चैप्टर एटलीस्ट 3 टाइम्स, इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई साहब ये वाला सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चीजें बहुत इंटरलिंक्ड हैं। अभी आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट भी आ जाएगा जो आपको नहीं पता है, अभी आप केवल सप्लाई समझ रहे हो। बट आईसीआई नहीं ऐसे दिया है, आप अपनी आईसीआई मॉड्यूल उठाना, इसी फ्रीक्वेंसी में ही चैप्टर्स दिए गए हैं, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी इसी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, इसी सिस्टमेटिक वे में, इसी तरीके से चैप्टर दिया गया है। तो कुछ चीजें हम आपको क्या कर सकते हैं, बुक्स पे आप परेशान मत हो, इसलिए गाइड कर सकते हैं, इस चैप्टर का है बेटा यहाँ पे इतना तो समझो, आगे पूरा समझ जाओगे। ये न्यू लॉ है आपके लिए भी, एक साथ सब कुछ समझना मुश्किल है, बट इतना यहाँ पे अगर ये सब ड्रॉ कर लिया है, आगे समझ जाओगे। ओके क्रेडिट पास करने के लिए करना होता था। चलो अब सर शेड्यूल 3 में कौन सा वाला एजेंट आता है? वो वाला एजेंट जो गुड्स के लिए एजेंट होता है और अपने ओन नेम की इनवॉइस देता है। आगे देखो, द क्रूशियल पॉइंट इज वेदर और नॉट द एजेंट हैज द अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल।
क्या एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि गुड्स का टाइटल पास कर पाए? यहां पे अब आइए, वेदर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग यूज्ड बाय द एजेंट इन हिज नेम, मतलब इनवॉइस अगर एजेंट अपने नाम की दे रहा है, then the provision of goods from the principal to the agent would fall within the fold of para 3 above, मतलब शेड्यूल 1 पैरा 3 में तभी आएगा अगर एजेंट अपने नाम की इनवॉइस देगा। आप रिवीजन करते समय अगर ये सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ ली ना तो भी आपका फुलफिल हो जाएगा। गुड्स परचेस्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस्ड इन द एजेंट नेम, इनवॉइस इज फर्दर सप्लाई फॉर द कस्टमर इश्यूड बाय एजेंट नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लिखा क्या है, गुड्स प्रोक्यूर्ड ऑन बिहाफ ऑफ, ये प्रोक्यूर्ड हो गया। अगर प्रोक्यूर कर रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन यहाँ पे था, आओ इसमें इसने क्या किया, जब टी हुआ, यहां मान लो इसने ना कुछ राइस लिया है, राइस लिया, इसने राइस लिया तो राइस का अपने नाम पे बिल करवा लिया, एजेंट नेम पे इनवॉइस किया और एजेंट ने आगे प्रिंसिपल को इनवॉइस अपने नाम पे काट दी। ए एसोसिएट्स, ठीक है, ए एसोसिएट के नाम पे इसने जहां से राइस खरीदा वहां से ए एसोसिएट के नाम पे बिल लिया और बाद में डीमार्ट को बिल काट दिया, एक ये केस हो गया। तब तो ये शेड्यूल बाइंग एजेंट होते हुए भी शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट हो गया। लेकिन अगर इस आदमी ने जब चाय खरीदा था डायरेक्ट इसने बिल डी मार्ट का लिया होता, डी मार्ट के नाम का ही बिल लेता, ए एंड एसोसिएट के नाम का बिल नहीं लेता, तब सर ये शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट नहीं होता। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी इस क्लास में आपको, वैसे तो इससे ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं बट जैसे ही मैटर स्ट्रेच होता है आप ही लोग यूट्यूब पे लिखते हो कि सर बहुत लंबा हो रहा है। देखो देखो मैंने कुछ यहाँ पे क्रॉस लगाए हुए, क्यों लगाए हुए पढ़ते हैं, वार्निंग सिंबल भी मैंने बनाया है, बुक बहुत मन से बनाई है इस चैप्टर को। तो वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब इनवॉइस जब इशू कर रहा है, एजेंट इशू कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम की इशू कर दे रहा है, अपने नाम की इशू नहीं कर रहा है भाई, इसका मतलब वो प्रिंसिपल की इनवॉइस है। मान लो इसका मतलब नायका की इनवॉइस है, नायका ने दिल्ली वाले को भेजा था और दिल्ली वाला फिर बिहार को भेज रहा था, अगर दिल्ली वाला आदमी इनवॉइस देता है नायका के, इसका मतलब प्रिंसिपल की इनवॉइस है ना, नायका की इनवॉइस है, तो सच एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3 अबव, इसका मतलब वो वाला एजेंट जो प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस दे रहा है, वो वाला एजेंट जो नायका की इनवॉइस दे रहा है, या वो वाला एजेंट जो डीमार्ट के नाम की इनवॉइस ले रहा है, जिसने पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में अपना कोई नाम यूज ही नहीं किया इनवॉइस में, वो पैरा 3 में नहीं आएगा, शेड्यूल 1 पैरा 3 में नहीं आएगा। सिर्फ वही लोग आएंगे जो इनवॉइस में जो एजेंट अपना नाम डाल देते हैं। ठीक ठीक है सर जी। अब देखो इस चीज को समझने के लिए दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आगे क्लैरिफिकेशन भी है, बहुत बड़ा और अच्छा एग्जांपल है, समझो। एग्जांपल नंबर 1 आओ, एग्जांपल नंबर 1, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ चलो। गौतम एन आर्टिस्ट, सर एक गौतम है जो आर्टिस्ट है, सर गौतम क्या है, आर्टिस्ट है, ठीक है सर, गौतम आर्टिस्ट है, अपॉइंट गंभीर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग, गौतम ने गंभीर को अपॉइंट किया है कि मेरी पेंटिंग ऑक्शन कर देना। पेंटिंग वाले बिजनेस में क्या होता है, देखो देख लो मेरे बाबू, देखो ये आर्ट गैलरी है, मान लो आर्ट गैलरी, ठीक, आर्ट गैलरी में कोई भैया गंभीर है, गंभीर गंभीर भैया है जो हर एक पेंटर की आर्ट पेंटिंग यहाँ लगाते हैं और विजिटर्स घूमते घूमते आते हैं और उनको जो पेंटिंग पसंद आती है परचेज करके लेके घर चल जाते हैं। विजिटर्स घूमते घूमते आते हैं और उनको जो पेंटिंग समझ में आती है लेके घर चल जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी। ऐसा ही होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे गौतम एक आर्टिस्ट था, गौतम एक आर्टिस्ट था, गौतम ने कहा सुनो भैया, हाँ गौतम आता है कहता है ऐसा करिए कि हमारी पेंटिंग आप ले लीजिए। गौतम ने देखो यहाँ पेंटिंग दी होगी इसको, देखो ये कितना मोटा हो गया, गौतम ने देखो ओहो सॉरी, गौतम ने यहाँ पेंटिंग दी ना इसको गंभीर को, गौतम ने गंभीर को पेंटिंग दी, मतलब गुड्स है, पेंटिंग गुड्स है, और गुड्स देखो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास गया विदाउट कंसिडरेशन। अब आर्ट गैलरी से जब बिकेगी तब का तब देखा जाएगा, अभी तो विदाउट कंसिडरेशन गई ना आर्ट गैलरी में, बात को समझ लो, अभी तो आर्ट गैलरी में विदाउट कंसिडरेशन गई है, ठीक है सर। अब अगर ये मान लो आर्ट गैलरी से ये एक आदमी आया, तुम्हारा नाम बताओ, बताओ बताओ, सोहन, ठीक है, सोहन आया, सोहन को ये पेंटिंग बड़ी अच्छी लगी और सोहन ने इसको परचेज कर लिया, कितने रुपए में, 2 लाख रुपीस में सोहन ने परचेज कर लिया। अब ये पेंटिंग भाई साहब ये जिस पेंटर की थी, अब यहाँ दो केस होगा, अब यहाँ पे दो केस में देखो, पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1
कि जब इनवॉइस जाएगी तो इनवॉइस किसके नाम की गई है? इनवॉइस गई है सर पेंटर के नाम की, मतलब इस वाले पेंटर के नाम की, मतलब प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस गई, प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस गई, गंभीर के नाम की इनवॉइस तो गई नहीं, प्रिंसिपल ने अपनी इनवॉइस दे दी। तो क्या यहाँ पे गंभीर ये जो एजेंट था इसका कहीं पे भी नाम आया है? नहीं आया है सर, इसका कहीं पे भी नाम नहीं आया है। और बट फिर भी एक बात देखो, इसको ये वाली पेंटिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट गई थी ना, इसको ये वाली पेंटिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट गई थी ना, कंसिडरेशन तो हुआ था ना, ये एजेंट है, इस एजेंट को ये वाली पेंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट गई थी, बट चूंकि इनवॉइस में इसका नाम नहीं आया है, इनवॉइस गौतम ने अपने नाम पे दी थी, इसलिए भैया ये शेड्यूल 1 पैरा 3 वाले एजेंट नहीं आएंगे। लेकिन दूसरा केस अगर होता, जानते हो क्या केस होता? देखो दूसरा केस क्या होता कि अगर यहाँ पे देखो, दूसरा केस ये होता कि ये जो इनवॉइस गई है, यहाँ पे इनवॉइस कौन दे रहा है? गंभीर दे रहा है, मतलब एजेंट दे रहा है, मतलब एजेंट दे रहा है। तब पता है क्या हो जाता है, ये जो पेंटिंग गई थी ना इनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन, जो प्रिंसिपल से एजेंट को पेंटिंग गई थी ना विदाउट कंसिडरेशन, इसको सप्लाई मान लिया जाता। अभी तक सप्लाई नहीं मान रहे थे, अब इसको चूंकि एजेंट ने अपने नाम की इनवॉइस दे दी तो इसको अब सप्लाई मान लिया जाएगा। और मैंने बताया क्यों सप्लाई माना जाता है, लॉ में तो लिखा है सप्लाई माना जाता है, हम बताते हैं सप्लाई क्यों माना जाता है। क्योंकि अब इस पेंटिंग पे जो जीएसटी आएगा ना, तो कहीं ना कहीं जो जीएसटी का क्रेडिट होना चाहिए वो इस भाई साहब को पहुंचाना है, इसलिए सप्लाई मान के उनको क्रेडिट पहुंचाया जाता है। बट आपके बुक में क्या लिखा है सर? एजेंट को क्या मान लिया जाता है? इसको एजेंट को शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट मान लिया जाता है, और इस ट्रांजैक्शन को जो विदाउट कंसिडरेशन हुई है उसको भी सप्लाई मान लेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है इतने बड़े शब्दों में, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। सर देखिए गौतम एंड अच्छा रुक जाओ, आप में से कुछ बच्चों को ये बनाना भी होगा ना, बना लेना जरा, बना लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बनाओ आप लोग, शायद लिख लिए होगे, लिख लिए होगे सर। देखो यार अपनी इनकम टैक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, अब इनकम टैक्स की क्लास जिसको ज्वाइन करनी हो व्हाट्सएप कर लेना हमें, ठीक है? ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, गौतम आर्टिस्ट था जिसने अपॉइंट किया था गंभीर को ऑक्शनी टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। गंभीर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर। गंभीर क्या करता है? पोटेंशियल बिडर्स को खोजता है। दिस हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड पेंटिंग टू द सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। सीधी बात है, पेंटर ने आर्ट गैलरी वाले को दी, गैलरी वाला ऑक्शनर वाला क्या करता है भैया, जो ज्यादा बिड लगाया 5 लाख 6 लाख 8 लाख, जिसने ज्यादा बिड लगाई उसको पेंटिंग बेच देता है। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय गंभीर। अगर गंभीर ने ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम बट इन हिज ओन नेम एंड पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। यहाँ पे क्या हुआ, ये केस नंबर ये वाला, यहाँ पे ओन इनवॉइस दे दी थी भाई साहब ने, गंभीर ने ओन इनवॉइस दे दी, तो इन दिस सिनेरियो गंभीर इज नॉट मेयरली प्रोवाइडेड ऑक्शनिंग सर्विस, केवल और केवल ऑक्शनियरिंग की सर्विस नहीं दे रहा है, but is also supplying the painting on behalf of Gotham to the bidder and also has authority to transfer the title। गौतम के पास अभी तक गौतम पेंटर, गंभीर उसका ऑक्शनरी, लेकिन गंभीर ने अपनी इनवॉइस दी ना, मतलब गंभीर ने टाइटल ट्रांसफर किया, तो उसको टाइटल का मालिक तो बनाओ पहले, इसलिए कहा गया कि भैया वो शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट है। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम, दिस सिनेरियो इज कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। मतलब चूंकि गंभीर ने गंभीर के पास क्या है कि अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल, अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल गंभीर की हो गई, बिकॉज गंभीर ने अपने नाम की इनवॉइस दी। तो भैया उसको भैया सीधी सीधी बात है, उसको इस पैरा में घसीट के लेके आओ, पैरा 3 वाला एजेंट बना दीजिए। एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं। अ सीएंडएफ एजेंट, सीएंडएफ एजेंट बोले तो कैरी एंड फॉरवर्ड, माल आपसे लिया आगे फेंक दिया। कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट और कमीशन एजेंट मेक पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम take possession of goods from the principal and issue the invoice in his own name, और अपने ओन नेम पे इनवॉइस इशू करता है। ठीक ठीक है सर जी। अ सीएंडएफ एजेंट और कमीशन एजेंट टेक्स पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इशू द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। अगेन आपको पता चल गया कि अपने खुद के नाम पे एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा है, तो इसका क्या मतलब कि भाई साहब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर गुड्स गया है, और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जब गुड्स गया था तब कंसिडरेशन नहीं था, तो भी वो सप्लाई के मीनिंग में आ जाएगा। सप्लाई के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यहाँ बिजनेस के लिए था, कंसिडरेशन नहीं था, तो ये सप्लाई से बच जा रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंसिडरेशन नहीं है तो भी पैरा नंबर 3 लग जाएगा, इसका मतलब इसको सप्लाई में घसीट के लाओ। इन सच अ केस द सीएंडएफ कमीशन एजेंट
इज अ एजेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। ठीक, द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इमटेरियल इन सच सिचुएशन। यहां पे इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब वो बताता है या नहीं बताता है, डिस्क्लोज करे या ना करे कि प्रिंसिपल कौन था, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहां पे क्या हुआ था देखो एक कैरियर फॉरवर्ड एजेंट है, ठीक, वो अपने नाम की इनवॉइस देता है और ये नहीं बताता है कि उसने माल किससे खरीदा था। ये बताए या ना बताए क्या फर्क पड़ता है, ओन नेम की इनवॉइस दे दी ना, एजेंट बन गया पैरा 3 वाला। ठीक ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। इज इट क्लियर? यस सर। अब सर एक इसमें नया मैटर आ गया, डीसीए क्या होता है। डीसीए क्या होता है बोलो सर। डीसीए बोले तो डेल क्रेडर एजेंट। कौन? डेल क्रेडर एजेंट। ये बड़े वाले एजेंट होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये बड़े शरीफ लोग होते हैं। ये क्या मजाक कर रहे हो सर? हाँ सुनो, डेल क्रेडर एजेंट मतलब जो एजेंट पेमेंट की गारंटी ले ले। जनरली क्या होता है कि एजेंट्स को कमीशन मिलता है कि मान लो सेल का 2% आपका, आपने 10 लाख की सेल करवाई तो 20,000 रुपए आपके हो गए 2%। ठीक, तो इसके चक्कर में क्या करते हैं एजेंट्स जो है किसी को भी माल भिजवा देते हैं। भले कंपनी ने मान लो 30 दिन की क्रेडिट दी है, तो 30 दिन के अंदर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो एजेंट तो अपना कमीशन लेके साइड हो जाता था। तो एक कंसेप्ट आया डेल क्रेडर एजेंट। ये वाले जो एजेंट होते हैं कमीशन ज्यादा देते हैं, कहते हैं 5% कमीशन लूंगा लेकिन पेमेंट की गारंटी है 30 दिन के अंदर अगर मेरा वो सप्लायर जिसको आपने माल दिया है ना वो अगर पैसे ना दे तो मैं पैसे दूंगा। ये वो होते हैं डेल क्रेडर एजेंट। कहते हैं अरे सामने वाली पार्टी पैसे नहीं दी तो मैं पैसे दूंगा, माल भेजो लेकिन कमीशन ज्यादा लेंगे 5%। ऐसे लोगों को कहा जाता है डेल क्रेडर एजेंट। तो अब ये कहीं ना कहीं बात आई कि भाई देखो क्या हुआ कि प्रिंसिपल है, रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है, प्रिंसिपल है और एजेंट है। बार बार देखना पड़ता है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज 2-4 बार रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो चुकी है। ये है प्रिंसिपल, ये है एजेंट। और ये एजेंट कौन सा, नॉर्मल वाला नहीं, डेल क्रेडर एजेंट। तो ये हुआ कि डेल क्रेडर एजेंट के पास भी जब गुड्स गया तो सर कंसिडरेशन तो तुरंत नहीं आया, क्योंकि ये क्या करेगा, डेल क्रेडर एजेंट आगे किसी को माल बेचेगा और चूंकि 30 दिन की क्रेडिट है तो 30 दिन बाद जब ये इसको पेमेंट करेगा तो इसको पहुंचाएगा। तो यहां पे जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ प्रिंसिपल से एजेंट को, जो 30 दिन पहले माल गया है वो तो विदाउट कंसिडरेशन गया है। तो सर क्या डेल क्रेडर एजेंट में हम क्या कहें, क्योंकि पैसे आने की गारंटी थी। तो कहा भैया कुछ मत कहो, चीज वही रहेगी, ओन नेम पे है तो एजेंट है। ठीक है सर, ओन नेम पे है तो एजेंट है, लेकिन यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात अटक जाती थी। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या थी, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आप शायद चैप्टर नंबर 5 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का थोड़ा सा फ्लेवर आपको हम यहाँ पे पिलाई देंगे। ठीक है, ठीक है सर जी, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो पहले डेल क्रेडर एजेंट का मतलब समझो क्या लिखा हुआ है। इन अ कमर्शियल ट्रेड पैरेलेंस अ डीसीए इज अ सेलिंग एजेंट who is engaged by a principal to assist its supply of goods or service by contracting potential buyer on behalf of the principal। डीसीए कौन है? एजेंट होता है जो पोटेंशियल कस्टमर खोजता है, बात खत्म। The factor that differentiate the DCA to other agent that DCA guarantees the payment of the supplier। डीसीए कौन? भारी भरकम आदमी जो पेमेंट की गारंटी लेता है। भाई मैंने आपको हिंदी में समझाया था, अंग्रेजी में इन्होंने इतनी लंबी लाइन में लिख दिया। आगे बात समझो, कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है कि इन केस वेयर द इनवॉइस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर, सप्लायर अगर अपनी इनवॉइस दे रहा है आइदर हिमसेल्फ और थ्रू डीसीए, डीसीए डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट। यहाँ पे कंफ्यूजन आया था कि सर डीसीए तो बड़ा आदमी है, इसको हम बोले या कंसिडरेशन को बोले कि नहीं बोले, तो सीधी बात कही, प्रिंसिपल ये रहा एजेंट, भले डीसीए वाला है, और ये है कस्टमर। अगर अगर प्रिंसिपल की इनवॉइस गई तो यहाँ पे हम इस एजेंट को शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जो फ्री में माल गया था ना प्रिंसिपल टू एजेंट, यहाँ पे हम इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर एजेंट ने अपनी इनवॉइस दी तो हम यहाँ पे जो फ्री में माल जाएगा इसको सप्लाई बोलेंगे और आईटीसी ट्रांसफर करवाएंगे। तो यही बात यहाँ लिखी है कि इन केस वेयर द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय डीसीए, इनवॉइस जो है डीसीए इशू करता है इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे, तब डीसीए वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट। तो भैया जब डीसीए अपने नाम पे दे रहा है ना, तो भैया यहाँ पे ये वाली जो सप्लाई जाएगी इसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई बोल दिया जाएगा। जो माल ट्रांसफर हुआ है इसको सप्लाई बोल दिया जाएगा, भले ही विदाउट कंसिडरेशन था तो। क्योंकि जितना एग्जांपल हमने पढ़ा हर जगह विदाउट कंसिडरेशन ही जा रहा है। सर अब एक अलग कहानी है, देखो यहाँ पे हम फिर से नायका वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल ड्राफ्ट किए हैं, ध्यान लगा के सुनना। आज हम सिर्फ डीसीए ही आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान लगा के सुनना।
एक देखो, पहली बार जीएसटी पढ़ रहा हूँ, चीजें समझ में आए नहीं आए वो एक अलग बात होती है, चीजें समझ में आए नहीं आए वो एक अलग चीज है, लेकिन बेटा इसको याद रखना कि इतना इजी भी नहीं है। और अगर हम आपको इजी बनाने की कोशिश की ना, तो मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंग्लिश में लिखा है हिंदी में समझा देंगे। ना कोई प्रैक्टिकल डीमार्ट के एग्जांपल लाएंगे, ना लाइका का लाएंगे, ना कोई ऐसा मोटू सा आदमी बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, उससे बेनिफिट नहीं होगा। और ना आपको ये बता पाएंगे कि इसको एजेंट क्यों बोला गया, आईटीसी ट्रांसफर कराना था। ये बात आपको शायद अभी नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन जब चैप्टर नंबर 6 पे पहुंचोगे ना, तो आईटीसी का खेल समझ में आएगा। आपकी बुक में चैप्टर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 है चार्जेस ऑफ जीएसटी, बट हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन अभी आपको। वहां से आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज एक रूट पे को चलना है, लेकिन हर एक चैप्टर में 3-4 चैप्टर्स का मिक्स फ्लेवर है, तो वहां पे एक इश्यू आ रहा है। कोई बात नहीं, आओ इस चीज को समझते हैं। सर हाँ, पढ़ाओगे? हाँ चलो पढ़ाओ। देखो ये, सॉरी, यही ले लेते हैं। सर ये नायका है, मुंबई की फैक्ट्री है, ठीक है। इसने दिल्ली में एक डीसीए रखा है, डेल क्रेडर एजेंट, जो बिहार को टारगेट करिए 2 लाख यूनिट्स के लिए। चलो ठीक है। अब क्या हुआ, डेल क्रेडर एजेंट ने बायर को माल भेजा। बात सुनो बस, डायग्राम में देखते रहो ना, लाइक बायर को माल भेजा, ठीक। अब ये माल इसने भेजा 1 डीसीए था ना, ये समझो 1 अगस्त को माल भेजा। अब इनको 31 अगस्त को पेमेंट करनी थी, 31 अगस्त को पेमेंट करनी थी, बट भाई साहब पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोला ना बाबा ना, हम पेमेंट नहीं करेंगे। बायर बोलता है ना जी ना, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब जो डेल क्रेडिटर एजेंट है, इसने तो पेमेंट की गारंटी ली थी, याद है ना, डेल क्रेडिटर पेमेंट। तो डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है, यहाँ पे कर देता है पेमेंट। एक ये ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन क्या होता है, देखो डेल क्रेडिटर एजेंट कहता है भाई तू मुझसे लोन ले, ये वाली लाइन दिख रही है, लोन ले और तू कर इनको पेमेंट। डेल क्रेडिट एजेंट का कहा तू मुझसे लोन ले और तू कर इनको पेमेंट, ठीक है। इसने इसको पेमेंट कर दी, ये चैप्टर यहाँ खत्म। अब इसको 1 महीने बाद मान लो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। मान लो ये पूरी अमाउंट थी 20 लाख, हाँ 20 लाख का माल था, ठीक है, 20 लाख रुपीज का। 20 लैक्स का पेमेंट भाई साहब को मिल गया, 20 लैक्स, और इसने 20 लैक्स का लोन दे दिया। लेकिन जब ये वापस आया ना, तो ये आया 21 लैक्स, 1 लाख, 20 लाख रुपीज प्रिंसिपल प्लस 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट, समझो ऐसे आया। तो बात ये आती है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ले। ये जो माल गया था ना, 2 लाख यूनिट जो बिके थे, वो 20 लाख रुपए के थे या 21 लाख रुपए के थे, बहुत माइनर सी बात है। चैप्टर नंबर 5 वैल्यू ऑफ सप्लाई में मिलेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको उसका फ्लेवर दे रहे हैं कि सर हम इस जो माल गया, 2 लाख रुपए का माल जो गया, इसको हम 20 लाख का माने या 21 लाख का माने, क्योंकि 20 लाख का मानेंगे, मान लो 10% जीएसटी तो 2 लाख जीएसटी, 21 लाख का मानेंगे 10% जीएसटी 2,10,000 रुपए जीएसटी, जीएसटी का रेवेन्यू हार्म हो रहा है। तब इन्होंने कहा कि भाई साहब दुनिया भर की कहानी हटाओ, पहले ये बताओ कि ये जो डीसीए है, ये कौन सा, क्या मेरा एजेंट है, पैरा 3 वाला, मतलब क्या इसने ओन नेम पे इनवॉइस दी है या नहीं दी है। अगर ये इनवॉइस जो है किसकी है, सुनो सुनो नालायक भाई, मेरे मेरे नालायक भाई, इधर देख लो, इधर देख लो। अगर ये इनवॉइस प्रिंसिपल के नेम की है, तो प्रिंसिपल को क्या पता कि डीसीए ने लोन दिया है। प्रिंसिपल को तो अपने पास 20 लाख रुपए का मतलब है ना। खुद सोचो, प्रिंसिपल ने इनवॉइस काटा होगा, तो प्रिंसिपल ने इनवॉइस में क्या बोला होगा, 20 लाख रुपए का हमको पैसा दो, इसको 20 लाख रुपए मिल गई, बात खत्म हो गई। समझ लो, ये टी1 एक ट्रांजेक्शन है, टी1। और जो डेल क्रेडर एजेंट ने लोन दिया था ना, ये ट्रांजेक्शन 2 हो गई कि लोन, यहाँ पे इसने इसको लोन दिया, ऐसा ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। और 21 लाख रुपए जो आपसे गया, तो 20 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट और 1 लाख रुपया यहाँ पे माना जाएगा कि आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, ये एक अलग ट्रांजेक्शन है। माना जाएगा आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया, लोन लिया, जैसे बैंक से लोग जाके लोग लोन लेते हैं, पैसा माना जाएगा। माना जाएगा यहाँ पे 2 सेपरेट ट्रांजेक्शन हुए हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1, माल की सप्लाई हुई, 2 लाख यूनिट्स की सप्लाई हुई। ट्रांजेक्शन नंबर 2, 20 लाख रुपए का लोन लिया गया। 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन जो है वो प्रिंसिपल से ली, नायका से ली गई, और 20 लाख रुपए का जो लोन लिया गया वो डीसीए से लिया गया था, ठीक। ये होता है जब प्रिंसिपल ने ओन नेम की इनवॉइस दी। इस बात को दिमाग में बैठा लो। इसको जितना लिखना है अच्छे से लिख लो, इस बात को भी, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे अच्छे से लिख लो जरा, जल्दी लिख भाई, लिखो लिखो जल्दी लिखो।
हो गया, लिख लिया होगा आपने। ठीक है सर, लिख लिया इस चीज को भी हमने अच्छे से। अब दूसरा कहानी आता है सर, क्या कहानी आता है समझो, अभी बता रहे हैं। देखो इसको हम मिटा रहे हैं, आपको लिखने के लिए बोल दिया था, आपने लिख लिया होगा, इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं। एक कहानी ये हो सकती है कि सर, क्या सर, हाँ बोलो बोलो। एक कहानी सर क्या हो सकती है, आप पहले कलर बदलो तब समझ में आएगी कहानी हमको। चलो कलर बदल दिया। एक कहानी ये हो सकती है कि सर सेलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? एक कहानी हो सकती है सर कि ये सेलर है, सेलर है, सेलर ने डीसीए को माल जब भेजा ना, और डीसीए ने अब जब बायर को माल भेजा, तो यहाँ पे जो इनवॉइस आई है, ये बायर ने ओन नेम की इनवॉइस, सॉरी डी एजेंट के नेम की इनवॉइस आई है, प्रिंसिपल के नेम की इनवॉइस नहीं है। 3 मिनट पहले बैक करके देख लो, प्रिंसिपल के नेम की इनवॉइस का क्या मतलब था। यहाँ पे इनवॉइस आई है एजेंट के नेम की, मतलब डीसीए ने अपने ओन नेम की इनवॉइस दी है। क्लियर है? डीसीए ने अपने ओन नेम की इनवॉइस यहाँ पे दे दी है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब सर जब ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है कि जब डीसीए ने अपने ओन नेम की इनवॉइस दी है, तो ये देखो, जब डीसीए अपने नाम की इनवॉइस देगा तो पेमेंट कौन पाएगा? डीसीए ने जब अपने नाम की इनवॉइस दी होगी, तो अब सोचो बैकएंड में क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा। बैकएंड में ट्रांजैक्शन हुआ होगा कि भाई साहब यहाँ पे ना इस भाई साहब ने इसको इनवॉइस दी होगी और डीसीए ने इसको पेमेंट कर दिया होगा 21 लाख रुपीज का, सॉरी 20 लाख रुपीज का। बैकएंड में ऐसा हो गया होगा। अब भाई साहब जब यहाँ पे इसको ये इनवॉइस दे रहा है, अपने नाम की इनवॉइस दे रहा है कि हमको तुमसे 20 लाख रुपए पाना है, 20 लाख रुपए पाना है। एजेंट वेजेंट जो रहा होगा वो सब हटा दो, ये समझो इसने अपने नाम की इनवॉइस दी। तो भैया जब हम अपने नाम की इनवॉइस दे रहे हैं और हम कह रहे हैं हमको 20 लाख रुपए पाना है आपसे, ठीक ठीक है, 1 अगस्त को इनवॉइस दी, 31 अगस्त को पेमेंट करना था, अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो अब क्या करें? अब क्या करें बताओ। यहाँ पे आप कहता है कि ठीक है, आपने कई इनवॉइसेस में देखा होगा कि अगर डिले होता है तो इंटरेस्ट लग जाता है, कई इनवॉइसेस में देखा होगा डिले होता है तो इंटरेस्ट लग जाता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है हमको 1 महीने बाद हम पेमेंट देंगे, तो इसने 31 अगस्त की जगह 30 सितंबर को पेमेंट दिया, और 1 महीने का ब्याज लग गया समझो 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए। तो चूंकि यहाँ पे लोन वोन इसने नहीं लिया, ना लोन दिया ना इंटरेस्ट, लोन नहीं दी, सॉरी लोन नहीं लिया, लेकिन इसने इंटरेस्ट जरूर दिया, और इसको डीसीए को बायर कितना रुपया दिया, 21 लाख रुपीज दिया। इसको पता है क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तो आपने कुछ ब्याज दिया, आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तो आपने कुछ ब्याज दिया। तो बात आई कि भाई साहब इसमें हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माने। पिछली एग्जांपल में भी बायर के हाथ से 21 लाख रुपए जा रहे थे, इस एग्जांपल में भी बायर के हाथ से 21 लाख रुपए जा रहे हैं, लेकिन पिछले एग्जांपल में प्रिंसिपल को 20 लाख मिल रहे थे और प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस थी। इस एग्जांपल में इनवॉइस एजेंट के नाम की है, और इनवॉइस एजेंट के नाम की, और एजेंट को ही, डीसीए को ही 21 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसलिए बॉस याद रखना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई पता है क्या हो जाती है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इस ट्रांजेक्शन के अंदर हो जाती है 21 लाख रुपए, 21 lakhs रुपीज। और यहाँ पे पता है क्या, 21 लाख के ऊपर जीएसटी जाता है गवर्नमेंट को। लेट से अगर 10% है तो यहाँ पे 2,10,000 रुपए का जीएसटी जाएगा गवर्नमेंट को। वही पिछले एग्जांपल में केवल 2 लाख का जा रहा था। ये इतना बड़ा प्लान है यहाँ पे, ये इतनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलो एक बार आओ केस नंबर 1 को पढ़ा देते हैं आपको। केस नंबर 1 समझो, आओ आ जाओ मेरे वीरों, आज जल्दी से समझ लो। देखो, whether the temporary short term transaction based loan extended by DCA, जब टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन दिया था, लोन दिया था, लोन दिया था, लोन extended by DCA to the recipient buyer, for which interest is charged by DCA, is to be included in the value of goods supplied by the supplier principal, where DCA is agent, where DCA is not an agent, not, okay sorry, where DCA is not an agent under para 3 schedule 1। अगर डीसीए तुम्हारा पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है, डीसीए पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, जो लोन और इंटरेस्ट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, यही लिखा है। तो इस सिनेरियो में क्या क्या हुआ ये समझो। इन सच अ सिनेरियो, इस सिनेरियो के अंदर फॉलोइंग एक्टिविटीज टेकन प्लेस, इस सिनेरियो के अंदर ये चीजें हुई। पहली चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट। सप्लाई ऑफ गुड्स कहां से गया था? प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट गया था, पहले वाले केस में बता रहे हैं जहां ओन इनवॉइस दी गई थी, ठीक है।
अब उसके बाद सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम डीसीए टू सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ बोथ। डीसीए ने प्रिंसिपल को अपनी एजेंसी सर्विस दी और डीसीए ने बायर को भी दी। अरे भाई ये मिडिल मैन बीच में ही तो है, तो ये दोनों को ही सर्विस दे रहा है ना, देखो इसके थ्रू काम हो रहा है। हाँ सर। अब तीसरा ट्रांजेक्शन क्या रहा, सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस बाय डीसीए टू रिसिपिएंट। डीसीए ने लोन फैसिलिटी किसको दी, रिसिपिएंट को दी। डीसीए ने रिसिपिएंट को लोन सर्विस दे दी। इनवॉइस किसके नाम का है, प्रिंसिपल के नाम का, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने सीधे लिखा है वेयर डीसीए इज नॉट एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। डीसीए एजेंट नहीं था, तो इस केस में इट इज क्लैरिफाइड दैट in case where the DCA is not an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based loans being provided by DCA to buyer is a supply of service by the DCA to the recipient in principal to principal capital and the basis of independent supply। तो यहाँ पे सीधी बात यही कही गई, जब इनवॉइस प्रिंसिपल के नेम का था और वो एजेंट नहीं हो रहा है पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला, तो जो लोन दिए थे ना वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है। सीधी बात, जो लोन दिए थे ना वो इंडिपेंडेंट सप्लाई है। और एग्जामिशंस चैप्टर में आप पढ़ लोगे कि लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो जीएसटी उस पे नहीं आता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। Therefore, the interest being charged by DCA without not from part of the value of supply of goods supplied by the buyer। इसलिए जो 20 लाख रुपए का माल गया था उसमें इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड नहीं होगी और माल 20 लाख का माना जाएगा, जीएसटी 20 लाख रुपए लगेगा। लेकिन केस नंबर 2 में लिखा है यहाँ पे इफ, देखो यहाँ पे लिखा है वेदर द इंटरेस्ट, सॉरी चलो शुरू से पढ़ो, वेयर डीसीए इज एन एजेंट। अगर डीसीए एजेंट बन गया, मतलब डीसीए ने अपने नाम की इनवॉइस दी अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एंड मेक्स पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एंड चार्जेस इंटरेस्ट टू द बायर फॉर डिलेड पेमेंट अलोंग विद द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड, वेदर द इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द गुड्स और सप्लाई और नॉट। अगर इंटरेस्ट दिया है तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो गुड्स ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इंटरेस्ट का पोर्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई 21 लाख मानी जाएगी या 20 लाख मानी जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है इस सिनेरियो में क्या हुआ, पहली बात सप्लाई की गई गुड्स की टू डीसीए ऑफ द प्रिंसिपल टू डीसीए। पहले गुड्स कहां पहुंचा, प्रिंसिपल टू डीसीए पहुंचा, नॉर्मली हर जगह पहुंचता है। फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीसीए टू प्रिंसिपल, मतलब पहले गुड्स कैसे पहुंचा, देखो यहां से यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंचा। ठीक है, यही बात लिखी है। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस बाय द डीसीए टू द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ बोथ, दोनों को डीसीए ने सर्विस दी। देख लो ना भाई, यहाँ पे डीसीए तो दोनों को ही सर्विस दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, लोन नहीं क्रेडिट, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय द डीसीए टू द रेसिपिएंट। अब एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट दिया गया, यहाँ पे इसको लोन नहीं दिया गया, क्रेडिट फैसिलिटी दी गई। अब क्या होगा, तो देखो इट इज क्लैरिफाइड दैट इन दिस केस where the DCA is an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based B credit being provided by DCA to the buyer no longer retains its character of an independent supply and it is subsumed by the supply of goods by the DCA to the recipient। It is emphasis, इसको emphasis किया गया है that the activity of extension of credit, इट इज इम्फेसिस की एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट की जो फैसिलिटी दी गई है बाय द डीसीए टू द रेसिपिएंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट सप्लाई। सेपरेट सप्लाई नहीं है भाई, हमको उससे 20 लाख रुपए 31 अगस्त को पाना था, हम 30 सितंबर को ले रहे हैं, हम लेट से पेमेंट ले रहे हैं, वो सेपरेट सप्लाई नहीं है। तो हम लेट से पेमेंट ले रहे हैं तो हम ब्याज चार्ज कर ले रहे हैं। इट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय डीसीए टू द रेसिपिएंट। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज ऑफ सच क्रेडिट would be required to be included in the value of supply of goods by DCA to the recipient। मतलब 20 लाख के माल का पेमेंट हम एक महीना लेट लिए हैं और हम 21 लाख रुपए का रिसीव कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 21 लाख होगी और उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा, सॉरी उस पर जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी पूरा का पूरा 21 लाख पे लग जाएगा। अब एक छोटी सी बात जो यहाँ पे नहीं लिखी है वो बता देते हैं। अगर इसको इंटरेस्ट मान रहे थे, इसी चीज को जब इंटरेस्ट मान रहे थे तो इंटरेस्ट को एग्जेम्पशन दी गई है, जो कि अगर प्रिंसिपल की इनवॉइस थी तो लोन फैसिलिटी को सेपरेट ट्रांजैक्शन मान रहे थे और 1 लाख का इंटरेस्ट जा रहा था, तो इसको एग्जेम्पशन मिली है, इसलिए 1 लाख में जीएसटी नहीं आ रहा था, केवल 20 लाख के माल पे आता था। लेकिन जब क्रेडिट फैसिलिटी मान लिए, मतलब लोन एग्रीमेंट नहीं है, डिलेड पेमेंट करने का इंटरेस्ट है, तो सर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट 1 लाख रुपए था उसके ऊपर भी जीएसटी आ जाता है, 21 लाख पे जीएसटी लगता है, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए ये वाला पार्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। इसके बाद शेड्यूल 1 का ही पैरा 4, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। आज बेटा ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक था, आप इस चीज को कंसीडर कर लो, एक बार फिर से पढ़ लो। सीधी बात, शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर आपसे क्या ही कहा गया है, आपसे बस इतना कहा गया है कि भैया
एजेंट होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए और इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट होनी चाहिए, तो ही शेड्यूल 3 पैरा 1 में आएगा। और विदाउट कंसिडरेशन भी प्रिंसिपल से एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन मान गया है तो भी उसको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। मैंने बताया क्यों मान लिया जाता है, क्यों ये शेड्यूल आया, क्योंकि उसको क्रेडिट पास ऑन करना होता है। दूसरी बात डेल क्रेडिटर एजेंट की आई, तो डेल क्रेडिटर एजेंट में भी सेम रूल लगेगा। अगर वो डेल क्रेडिटर एजेंट अपने नाम की इनवॉइस देगा तभी उसको पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट मानेंगे, अगर अपने नाम की इनवॉइस नहीं देगा तो उसको पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं मानेंगे। इसके बाद बात आती है कि सर डेल क्रेडिट एजेंट तो सर पेमेंट की गारंटी लेता है, तो सर हम क्या करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर पेमेंट की गारंटी लिया है और डेल क्रेडिट एजेंट अब प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस देता है और लोन देता है और लोन का इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो 20 लाख रुपए, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस थी। लेकिन डेल क्रेडिट एजेंट अगर अपने नाम की इनवॉइस देता है और लेट से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, तो भले ही उसने लेट से पेमेंट इस बार 21 लाख किया है, लेकिन उसको लोन नहीं माना जाएगा, सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, कहा जाएगा क्रेडिट पीरियड अलाउ किए और एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी का नाम देके वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ 21 लाख मान ली जाएगी और 21 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, इतना क्लियर है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही बहुत करते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट कल की क्लास में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज पढ़ाएंगे, शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 4। बाकी आप लोग अपने फीडबैक तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट के अंदर देना। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो चीजें होती है वो सब कर लेना। साथ साथ इनकम टैक्स के लिए जरूर से बताओ यार, इनकम टैक्स वाली क्लासेस अपनी 2 लेक्चर्स तो आ चुके हैं आप लोगों के पास। इस तरीके से एज सुन एज पॉसिबल हम आपको आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ाते हुए लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।